Hello everyone. In this video, I will discuss about nuclear reactor of chapter nuclei. This is last topic of chapter nuclei. Okay. न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले अगर बात की जाए मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम क्या है और वो किस मतलब फिनोमिना पे काम करता है, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ डिटेल में आपको ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको समझना है कि पर्पस क्या है, इसके मेन हमने इसको क्यों पढ़ा है और हमने इसके बिहाइंड क्या मतलब एक वैसे तो वेरी वास्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत मतलब आजकल मतलब रिसर्च वगैरह चल रही है फिजिक्स में। एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, पर फिर भी इसको थोड़ा +2 लेवल पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या करना है इसमें आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास दो तरह का हो सकता है, या तो न्यूक्लियर फिजन होगा या फिर जो हम बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं, या तो वो न्यूक्लियर फिजन हो सकती है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कौन सी रिएक्शन देखते हैं? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना। एक हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, ठीक है ना। जैसे यूरेनियम है, एक बड़ा न्यूक्लियस है, उस पर अगर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर दिया जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है ना। व्हेन हैवी न्यूक्लियस इज ब्रेकिंग इनटू द टू लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। मतलब न्यूक्लियर फिजन इसका एक बेसिक वो है, फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या है? न्यूक्लियर फिजन। इसमें यूरेनियम लेंगे, न्यूट्रॉन को उस पर फोल्ड कराएंगे, ये एक स्टेट कन्वर्ट होगी यूरेनियम की, बट ये अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा? बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, और ये होती है कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट है एनर्जी का। बेरियम एटॉमिक नंबर 56, 141 इसका एटॉमिक मास है, मास नंबर है। तो आप देख सकते हैं यूरेनियम टूट चुका है, बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और डीके एनर्जी कह सकते हो आप। एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एक न्यूक्लियस टूट रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम बहुत सारे यूरेनियम का एक मतलब फ्यूल लें, अगर फ्यूल में बहुत सारे एटम्स होंगे, न्यूक्लियाई बहुत सारे होंगे, तो यूरेनियम का एक न्यूक्लियस इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो वो कितना मतलब यूजफुल है, और कितना अगर उसको कंट्रोल वे में यूज़ करें तो वो कितना बेनिफिशियल है। अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वो कितना नुकसानदायी भी है, हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो जो न्यूट्रॉन है, हमने न्यूट्रॉन इसलिए चूज किया यहाँ पे। पहली बात तो न्यूट्रॉन क्यों लिया है? न्यूक्लियर फिजन में हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन इसलिए लिया है। अगर प्रोटॉन लेंगे तो वो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, प्रोटॉन की वजह से ही है। जब प्रोटॉन उस पर जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो कूलम्ब्स रिपल्शन की वजह से तो वो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, वो तो ब्रेक कहाँ से करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन हम वैसे नहीं ले सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस बहुत मैसिव और हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट चार्ज पार्टिकल है, तो वो कैसे ब्रेक कर पाएगा? फिजन तो कर ही नहीं पाएगा। तो न्यूट्रॉन हमारे पास एक ऑप्शन था, जिसकी वजह से हमने न्यूट्रॉन को यहाँ पर यूज़ किया, और न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बेरियम और क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन हमें कितना एनर्जी देनी पड़ती है न्यूट्रॉन को, ताकि वो उसको मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक कर दे यूरेनियम से वो 2 भागों में उसको कैसे डिवाइड कर दे, 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा वो। तो आपको ये देखना है जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम यूज नहीं कर सकते। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूज करेंगे तो आपको पता है कि या तो वो पेनिट्रेट करेगा, पूरी तरह से पेनिट्रेट करके वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, क्योंकि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, और जब न्यूट्रॉन फॉल किया जाएगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर से होता हुआ साइड से निकल जाएगा। मतलब डिस्टर्ब तो करेगा उसको, पर वो पेनिट्रेट कर जाएगा उसको, मतलब ठीक है। अगर पेनिट्रेशन हो रही है तो हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूज करें, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पर कि थर्मल न्यूट्रॉन वाली एनर्जी, थर्मल न्यूट्रॉन यूज किया जाएगा। थर्मल न्यूट्रॉन कौन सा है कि जिसकी एनर्जी एक फिक्स एनर्जी होती है। यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी है 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब थर्मल न्यूट्रॉन, अगर किसी न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी है तो वो थर्मल न्यूट्रॉन है, और वो थर्मल न्यूट्रॉन ही यूज किया जाता है
न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस में, ठीक है ना। और न्यूक्लियर फिजन अगर हो रहा है तो यहाँ से देख सकते हो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं। अब 3 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन आगे फिर ये अलग यूरेनियम से टकराएगा, ये अलग, ये अलग, तो अलग अलग फिजन कर सकते हैं फिर दोबारा से। ये एक न्यूट्रॉन जो ये 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, 3 ये अलग यूरेनियम से टकरा के 3 न्यूट्रॉन और निकालेगा, ये 3 और निकालेगा, ये भी 3 और, तो 3 6 9 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम क्या करें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता रहेगा, पर हम ये भी चाह रहे हैं कि इतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज भी ना हो, कंट्रोल वे में एनर्जी रिलीज हो। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें जो चेन रिएक्शन है, मतलब पूरी की पूरे जो रिएक्टर है इसके अंदर जो प्रिंसिपल है इसका, वो चेन रिएक्शन पर बेस है, पर वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूट्रॉन है, अगर तीनों के 3 न्यूट्रॉन चले गए और वो यूरेनियम से अलग यूरेनियम के एटम से टकरा गए और वहाँ पर यूरेनियम का डिसइंटीग्रेट कर दिया, मतलब फिजन कर दिया वहाँ पर, तो काफ़ी सारे न्यूट्रॉन बढ़ते रहेंगे, ऐसे एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो कंट्रोल वे में आपने क्या करना है, 3 में से अगर 1 न्यूट्रॉन को आप रोक लो, या 3 में से 2 न्यूट्रॉन को आप रोक लो, 1 न्यूट्रॉन को जाने दो कि तू यूरेनियम के साथ रिएक्ट कर, फिर वो आगे डिसइंटीग्रेट कर पाएगा, फिजन कर पाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज कर सकते हैं हम। कंट्रोल चेन रिएक्शन के बेस पे न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। दूसरी बात, अगर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी, 3 जा रहे हैं, या फिर वो फर्दर ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली अगर अनकंट्रोल वे में चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती रहे, 3 से 9 से फिर आगे 27 निकलें, तो वो मतलब आप देख सकते हो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाती है। वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किस में होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब में, तो वो बहुत हार्मफुल है, हम जानते हैं सभी, ठीक है। तो ये जो मतलब ये किस पे, अब इसका एक मेन पार्ट है इसके बाद कि हमें थर्मल न्यूट्रॉन यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेशन होगा, वो प्रॉपर वे में होगा। बट एक फैक्टर आता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कि हमें कितने न्यूट्रॉन हमें इंसिडेंट करने पड़े और हमें कितने न्यूट्रॉन मिले हैं, तो वो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर मान लिया हमने 5 न्यूट्रॉन दिए, 5 न्यूट्रॉन हमने दिए और वो हमें दे रहे हैं 5 न्यूट्रॉन वापस, ठीक है। 5 न्यूट्रॉन देने से 5 न्यूट्रॉन ही मिल रहे हैं, तो यहाँ से इंसिडेंट भी 5 है, एमिटेड भी 5 है, तो 5/5 1। के की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो जाती है तो क्रिटिकल स्टेट है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि दूसरा केस क्या होता है कि 5 दिए, 10 न्यूट्रॉन हमें एमिट हुए, इंसिडेंट 5 थे, एमिटेड कितने हुए 15 या 20 या 30, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने 5, अब देखो यहां से 1 से बड़ा कब होगा, जब एमिटेड न्यूट्रॉन ज्यादा ही निकलेंगे, 5 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। 10 भी हो सकता है, 20 25 30 40 कुछ भी हो सकता है, बट हजारों में नहीं होने चाहिए ना, नंबर्स में 100 भी ना, मतलब ये मान के चलो 10,000 5,000 20,000 ऐसा कुछ ना हो, 5 के 10 बन जाए, 20 25 30 40 50 तक चल जाएंगे, ठीक है। पर इतना ज़्यादा ना हो कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस ना आए, तो उसको बोलते हैं, अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा मतलब 1 से बड़ी कब आएगी, तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट। अगर 1 से कम आती है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल स्टेट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक डिवाइस लगा है, उसको मैं बताऊंगा अभी। अब ये देखो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आएगा न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235। हम यहाँ पर यूरेनियम जो यूरेनियम रोड, हमने सिलेंड्रिकल रोड यूज किए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फ्यूल की तरह ही है मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये एक्टिवेट करेगी इस पूरे चैम्बर को। ये पूरे का पूरा जो ये देख रहे हो आप, ये है फ्यूजन चैम्बर, इसमें फ्यूजन प्रोसेस होगी। और जो फ्यूल है हमारा यूरेनियम 235 भी हो सकता है, और 232 थोरियम, पोलोनियम 238 239, इन एटॉमिक मास ये भी हो सकता है। मतलब अलग अलग फ्यूल यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ये फ्यूजन कर सकते हैं, सभी के सभी फ्यूल्स ऐसे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूट्रॉन जब इस पे दिया जाता है ना, तो फ्यूजन कर सकते हैं ये। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखो इसमें एक फ्यूजन चैम्बर है, एक फ्यूल है, और एक ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या है, हैवी वाटर कहते हैं, बेरिलियम और ग्रेफाइट, और सिंपल वाटर भी यूज कर सकते हैं। ये बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है। कंट्रोल रोड यहाँ पर ये वाली है। कंट्रोल रोड किसकी बनी है, कैडमियम और बोरॉन की, ठीक है। एक लगा है इसमें कूलेंट। कूलेंट हम ये यूज कर रहे हैं। कूलेंट, वैसे तो कूलेंट को आप, जैसे हमारे पास
यूज कर सकते हैं कूलेंट को, ताकि मैं बताऊंगा पर्पस क्या है इसका स्लो। मतलब ये क्या करता है, जो हीट वगैरह रिलीज होती है ना, इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कूलेंट, ठीक है ना। कूलेंट एज ए कूलेंट क्या कहाँ यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, D2O, हैवी वाटर और लिक्विड सोडियम, ठीक है। शील्डिंग है, ये शील्डिंग कर रखी है, इसकी कवरिंग कर रखी है बाहर से, ताकि इसकी रेडिएशन बाहर ना निकल पाए, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द हार्मफुल रेडिएशन, टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, मतलब ज़्यादा रेडिएशन, क्योंकि तुम्हें पता है हीट रिलीज करेगा बाद में ये, और हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए इसको एक मतलब एक पर्टिकुलरली सीमेंटेड की बोल सकते हो आप, सीमेंटेड की कोटिंग की गई है बाहर से, और ताकि प्रोटेक्शन मतलब हार्मफुल रेडिएशन से बचा जा सके। तो इसमें देखो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल हमने बता दिया आपको, ये फ्यूल है। मॉडरेटर क्या करता है, यहाँ पे हैवी वाटर और बेरिलियम ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं। मॉडरेटर क्या करता है, ये स्पीड, न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है। अगर मैंने बोल दिया कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हमने जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूज किए हैं उसके बजाय हम थर्मल न्यूट्रॉन यूज करें तो फ्यूजन ज़्यादा अच्छा होगा। फ्यूजन अच्छा होगा तो न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो थोड़ी ठीक होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना इतनी कम होगी कि फ्यूजन ही ना कर पाए, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि न्यूक्लियस को पूरी तरह ब्रेक कर दे, और मतलब क्या कह सकते हैं, और इतनी एनर्जी रिलीज कर ही ना पाए, ठीक है ना। तो इंटरेक्शन कर ही ना पाए दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ। एक होता है कंट्रोल रोड, तो ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है ना। मॉडरेटर जैसे मान लो अगर D2O है, D2O में क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन है, ठीक है ना, प्रोटॉन है इसके अंदर। तो जब भी न्यूट्रॉन इस हैवी वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी इलास्टिक कोलिजन करता है वैसे तो इसके साथ D2O भी करता। स्लो इसने स्पीड कैसे की, जैसे D2O की बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, बाहर से न्यूट्रॉन जब आएगा प्रोटॉन से कोलाइड करेगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, वो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर देगा, और प्रोटॉन जो उसके D2O के अंदर है वो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर देगा न्यूट्रॉन को, और वो स्लो डाउन हो जाएगा। और हम जानते हैं जो हमारा जो प्रोटॉन है उसकी थर्मल एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kBT। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो प्रोटॉन है उसकी थर्मल एनर्जी कितनी है, 3/2 kBT। तो यहां से मतलब ये एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटरचेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है एनर्जी प्रोटॉन की न्यूट्रॉन के साथ और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो मतलब न्यूट्रॉन के जैसे ही उसने ट्रांसफर की तो जो न्यूट्रॉन है उसने अब्जॉर्ब कर ली प्रोटॉन से एनर्जी, और वो मतलब मोशन में, ठीक है। बट ये नहीं है कि बाहर से नेचुरली है कि जब प्रोटॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है वो न्यूट्रॉन को कैसे देगा, और न्यूट्रॉन फास्टली मूविंग न्यूट्रॉन पार्टिकल अगर प्रोटॉन से टकराएगा वो प्रोटॉन चलना इधर उधर स्टार्ट कर लेगा, हालांकि वो न्यूक्लियर फिजन में कोई हेल्प नहीं करेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये क्या करता है, स्पीड को स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन की मॉडरेटर। ऐसे ही कंट्रोल कैडमियम और बोरॉन की यूज करते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकली देखा गया है, जो बोरॉन और कैडमियम है ये दोनों मटेरियल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, देखो मान लिया हम ये बोल रहे थे कि अगर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं यूरेनियम और न्यूट्रॉन के कंबाइन मतलब टकराने से, कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन विद यूरेनियम 292 235, तो 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन में से हमने अगर एक न्यूट्रॉन भी रोक लिया तो वो 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन आगे फिर फ्यूजन करेंगे। जो एक न्यूट्रॉन हमने रोका है वो किसकी हेल्प से रोका है, कंट्रोल रोड्स की हेल्प से। ये 2 कंट्रोल रोड हमने यूज किए हैं यहाँ पे। तो वो अगर ये बिल्कुल ऊपर है तो फ्यूजन मतलब अगर बिल्कुल ऊपर है तो इसके साथ कोई मतलब वो कांटेक्ट में नहीं है, मतलब फ्यूल के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये कोई हेल्प नहीं करेंगी न्यूट्रॉन को स्लो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएंगी। बट जैसे कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर पता लगता है कि फास्ट न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर चुके हैं, तो इन कैडमियम रोड को ऑटोमेटिक होती है ये, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिप हो जाएंगी फ्यूल के अंदर, और जितने भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हैं उनको ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो फालतू या एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स पड़े हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी, और जो हमारा मॉडरेटर है वो जो न्यूट्रॉन बच गए थे 2, मान लो इसने 3 में से 2 एब्जॉर्ब कर लिए,
मान लिया इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकले और 3 में से 2 इसने एब्जॉर्ब कर लिए। एक न्यूट्रॉन था और वो न्यूट्रॉन फास्टली मूव कर रहा था और उस न्यूट्रॉन की भी स्पीड को हमने कम करना है, वो कौन करेगा? मॉडरेटर। ठीक है। उसके बाद कूलेंट क्या करता है यहाँ पर? अब यहाँ तुम्हें पता है जो रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस चैम्बर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलेंट यूज किया गया है, जैसे D2O और लिक्विड सोडियम। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, ज्यादा टेम्परेचर को मतलब हाई नहीं होने देते हैं। ठीक है ना। शील्डिंग तो मैंने बताई दी आपको, बाहर से सीमेंटेड की या प्रोटेक्टिव लेयर ऐसे यूज की गई है ताकि कोई हार्मफुल रेडिएशन बाहर ना निकले। और वर्किंग में इसमें कुछ नहीं है बेटा, आपको बहुत सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं आपने। ये एक चैम्बर है, फिजन मतलब फ्यूल यूज किया गया है। फ्यूल जब भी मतलब यहाँ से जो रिएक्शन होगा न्यूट्रॉन के साथ बहुत मतलब हीट रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। और मान लिया यहाँ से बाहर से आपने ये मतलब ये चैम्बर है, ये पंप लगा है और ये इसको बोलते हैं हीट जनरेटर या फिर बोल सकते हो आप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, पाइप के थ्रू यहाँ पंप लगा है, फिर दोबारा ये एक ब्लॉक है, कंडेंसर कह सकते हो आप इसको, ये टरबाइन लगा हुआ है, जनरेटर है। तो यहाँ से कूल वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर जाएगा यहाँ से होता हुआ, वो पंप के थ्रू होता हुआ यहाँ से चला जाएगा। और जो हीट रिलीज होगी मतलब जो हीट जनरेट हुई है इस चैम्बर में, वो कोल्ड वाटर को हॉट वाटर बनाकर यहाँ से निकाल देगी और ये दोबारा यहाँ चला जाएगा इस पाइप के थ्रू होता हुआ। तो जैसे ही ये थोड़ा यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है ना, कोल्ड वाटर है यहाँ पर, यहाँ से कोल्ड वाटर है यहाँ पर इसके अंदर, जैसे ही ये गर्म पानी इसमें जाएगा मतलब हॉट वाटर बहुत ज़्यादा इसमें गया तो यहाँ से हीट निकलेगी, मतलब हीट यहाँ पर हीट कौन सी है? स्टीम निकलेगी। और ये जो स्टीम है वो स्टीम इस पाइप के थ्रू होते हुए किसमें जाएगी? टरबाइन पे। टरबाइन घूमना शुरू करेगा, जनरेटर से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। और ये जो हॉट वाटर था यहाँ से होता हुआ फिर दोबारा बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर होता हुआ कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाता हुआ इसमें से निकल के पंप के थ्रू इसमें चैम्बर में चला गया, हॉट बन जाएगा, हॉट से यहाँ से निकल के फिर दोबारा इसमें जाएगा स्टीम की फॉर्म में। स्टीम यहाँ से मतलब भाप जो निकलेगी, हीट जो या स्टीम कह सकते हो, स्टीम जो निकली है वो टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो जाएगी और यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल जाएगा। फिर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो थी इसकी वर्किंग। ठीक है ना। इसमें आपको मेन पॉइंट क्या समझना है, इसमें एक तो कंट्रोल चेन रिएक्शन है और उसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो कंट्रोल चेन रिएक्शन था, उससे पहले फिजन का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आप लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। वर्किंग मैंने आपको बता दी। इसके जो यूजेस हैं वैसे तो रिसर्च में काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इसको, रिसर्च में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ किया जाता है। विच इज़ यूज टू इन रिसर्च में न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ किया जा रहा है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए जा रहे हैं जिससे वो आगे फिर बम्बार्डिंग पार्टिकल्स के रूप में यूज़ कर सकें। जैसे मान लो न्यूट्रॉन है, मान लो एक हमने जो इस केस में बम्बार्डिंग पार्टिकल कौन है, इंसिडेंट पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन है। तो रेडियो आइसोटोप्स बनाए जा रहे हैं किसी दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के। और दूसरी बात कि हाँ, इसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, मेन पर्पस क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। और मतलब बेसिकली तो यही यूज है इसका। और हमारा न्यूक्लियर रिसर्च मैंने बता दिया, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वगैरह में, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये आपका +2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इसको, और इंटरेस्टिंग भी है बहुत थोड़ा सा अगर इसको आप समझेंगे। बट आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, थियोरेटिकली ज़्यादा डिटेल में आपको अगर आप बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको समझ आएगा। बट इसको मेरे हिसाब से तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ सकता है ये। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एवरीवन।